अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन हमारी मैथ्स की पार्ट 1 वेक्टर का चैप्टर है और उसमें हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं 11 एक्सरसाइज 3.2। उसमें एक प्रूव है कि प्रूव दैट इन ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। उस प्रूव को करने से पहले हम एक थ्योरम को जो है वो डिस्कस करते हैं। आपने पहले मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, दोबारा से उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉल करते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहलाता है। इफ अ रे बाइसेक्ट एनी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इनटू टू सेगमेंट दैट आर प्रोपोर्शनल टू द अदर टू साइड्स। जैसे आपको एक ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है और इसकी साइड्स की लेंथ ए बी से डिनोट की गई है। अगर आप इस पॉइंट पर एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं यानी कि एंगल को हाफ करते हैं तो ये जो थर्ड साइड है ये जिस रेशो में डिवाइड होती है वो इक्वल होगी साइड्स की रेशो के। सो ए बाय बी इज़ इक्वल टू सी बाय डी। ये बात हम यूटिलाइज करेंगे अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि जिस साइड पे आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप कर रहे हो, बना रहे हो, वो दोनों साइड्स की रेशो के इक्वल है और ये रेशो किसकी है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की रेशो है। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना थ्योरम। अभी जो आपको थ्योरम रिकॉल करवाया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.2 और ये है पार्ट 2। प्रूव दैट इन ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। जिसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल कंसीडर करनी पड़ेगी और ट्राइंगल के बारे में आप साथ लिखते भी हो कि आपने क्या क्या वैल्यूज़ जो हैं वो कंसीडर की हैं। उसके बाद हम उसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट द पोजीशन फैक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ट्राइंगल आपने कंसीडर की, ए कॉर्नर पर वेक्टर स्मॉल ए, बी कॉर्नर पर स्मॉल बी और सी कॉर्नर पर स्मॉल सी से आपने प्रेजेंटेशन दी है। अब हम इनकी लेंथ्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। ए बी की लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज वाई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज जेड। हमने तीनों साइड्स की लेंथ्स को डिफाइन कर लिया, एक्स वाई एंड जेड। नाउ लेट सी डी एंड ए सी एंड बी एफ, सी डी ए ई एंड बी एफ आर द एंगल बाइसेक्टर। देन बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम डी के पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, ई के पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं और एफ के पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं बाय रेशोज। सो सबसे पहले हम लिखते हैं कि डी डिवाइड्स ए बी इनटू रेशो जेड वाई। इसी तरह ई डिवाइड्स बी सी इन रेशो एक्स रेशो जेड और एफ डिवाइड करता है इस साइड को, ये जो आप बी एफ बना रहे हो एंगल बाइसेक्टर, ए सी को डिवाइड करता है किस रेशो में? वाई रेशो एक्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम आपको मैं रिकॉल करवा चुकी हूँ, उसकी बेस पे आपने ये रेशोज तीनों लिख लिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, सपोज करते हैं कि डी की पोजीशन वेक्टर को स्मॉल डी से डिनोट किया है विद द पोजीशन वेक्टर फाउंड बाय द रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला भी आपको क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है। पोजीशन वेक्टर कैसे आप कैलकुलेट करते हो डी की? डायग्राम को देखा जाए तो ये जो पॉइंट डी है इसकी लेफ्ट साइड की रेशो z1 z एंड राइट साइड की रेशो y से डिनोट की गई है। तो आप डी का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई विद सेकंड रेशो, सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई विद फर्स्ट रेशो डिवाइडेड बाय रेशोज का सम। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड। अब बेसिकली हम जिस प्रूफ को करने जा रहे हैं उसमें हमने एक कॉमन वैल्यू को प्रूव करना है। सो कॉमन वैल्यू बनाने के लिए वाई प्लस जेड जो डिवाइड हो रहा था उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाकर, और ए वाई बी जेड राइट हैंड साइड पर किस वैल्यू की कमी है, मतलब सी साइड नहीं है और एक्स रेशो नहीं है, ये हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड पर। सी एक्स बोथ साइड पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्योंकि एक्स वाई जेड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल है, लेंथ्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है,
सो आप अगर बोथ साइड पे ये डिवाइड कर भी देते हो तो हमारे इस फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x प्लस वाई प्लस जेड से बोथ साइड से डिवाइड कर दिया तो एक स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंड साइड पर एक रेशो फार्मूला क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू इक्वल है ay प्लस bz प्लस cx डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ d के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी। इसी तरह से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ E भी कैलकुलेट करेंगे और पोजीशन वेक्टर ऑफ F भी कैलकुलेट करेंगे। इसी डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए आप पोजीशन वेक्टर ऑफ E भी बता सकते हैं। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ E कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? जब आप AE एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं तो E पॉइंट BC साइड को x रेशो z पे डिवाइड करता है, x रेशो z में डिवाइड करते हैं। सो आप E का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर डिवाइडेड बाय सेकंड रेशो, सेकंड वेक्टर डिवाइडेड बाय फर्स्ट रेशो डिवाइडेड बाय रेशोज़ का सम। यही आपने फार्मूला लगाया cx प्लस bz डिवाइडेड बाय x प्लस z। जैसे हमने D की पोजीशन के लिए काम किया था कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया था, वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। E मल्टीप्लाई विद x प्लस z। राइट साइड पे देखिएगा C साइड है, B साइड है, B कॉर्नर है, कौन सा कॉर्नर मौजूद नहीं है? A विद रेशो y। तो आप a y बोथ साइड पे कर देंगे ऐड करने के बाद आप तीनों साइड्स की लेंथ से डिवाइड कर दें x प्लस वाई प्लस जेड। सो ये भी रेशो E की पोजीशन वेक्टर के लिए सेम आ गई जैसे हमने पॉइंट D के लिए कैलकुलेट की थी। यही काम हम F के लिए भी करते हैं। F पॉइंट जिस पे आप थर्ड बाइसेक्टर बनाते हो, एंगल बाइसेक्टर, उसके लिए भी आप रेशो फार्मूला क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, जिस पे जो राइट हैंड साइड है उनमें सब वैल्यूज़ आ रही हैं सेम। सो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप ये कह सकते हो कि सब रेशोज़ क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यूज़ इक्वल हैं ay प्लस bz प्लस cx डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब है सारे ही एंगल बाइसेक्टर्स एक ख़ास रेशो में डिवाइड करें और वो इनका कॉमन पॉइंट बन जाता है, कॉमन वैल्यू बन जाती है। सो दिस शो दैट द पॉइंट P जहाँ पर ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइज ऑन अ एंगल बाइसेक्टर AE, BF and CD which dividing them into ratio x plus z ratio y, x plus y ratio z and y plus z ratio x respectively. This means angle bisectors are concurrent.